गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बलबनी वंश। एक नया टॉपिक होगा आज, बलबनी वंश। और जो बलबनी वंश होगा, देखेंगे ना, ये जो बलबनी वंश का नींव रखेगा गियासुद्दीन बलबन। जो गियासुद्दीन बलबन होगा, आप देखेंगे निजामुद्दीन नासरुद्दीन मोहम्मद को ये उतार के गद्दी पे तब बैठता है। तो ये आप देखेंगे बलबनी वंश का नींव रखने वाला होगा गियासुद्दीन बलबन। कौन होगा? गियासुद्दीन बलबन। देखेंगे इस वंश का नींव रखने वाला था गियासुद्दीन बलबन, जो बलबनी वंश का नींव रखा। ठीक है ना। यहां से देखेंगे, हालांकि बलबन जो था इलबारी जनजाति के था, तो इसको द्वितीय इलबारी वंश भी कहा जाता है ना। द्वितीय इलबारी वंश यानी सेकेंड इलबारी वंश कहा जाता है, और विशेषतः इसको बलबनी वंश ही कहा जाता है। जो बलबन वंश है उसके देखेंगे, पहला जो बलबन के बारे में देखेंगे, इसका जन्म, बलबन का जो जन्म हुआ था, जन्म के बाद देखेंगे तो बलबन का जन्म हुआ था आपको 1216 ईस्वी में हुआ था, और मध्य एशिया में देखेंगे, मध्य एशिया में हुआ था इसका जन्म। मध्य एशिया के एक कबीले था तुर्किक कबीला, तुर्किक कबीले। तो ध्यान दीजिएगा, बलबनी वंश का नींव रखने वाला बलबन था, और जो बलबन का जन्म हुआ था 1216 ईस्वी के मध्य एशिया के तुर्किक कबीले में हुआ था। ठीक है ना। ये जो बलबन था बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया था। हुआ यूं, जब मंगोलों का आक्रमण हुआ मध्य एशिया साइड में, तब ये अपने परिवार से बिछड़ गया था, और इसको गजनी में खरीदा था जलालुद्दीन मकबरनी, जलालुद्दीन बसरी, जलालुद्दीन बसरी। लेकिन जलालुद्दीन जो बसरी था, इसको बलबन को खरीदा और खरीद कर लाया इसको दिल्ली में। ठीक है ना। तो देखेंगे जो बलबन था उसका जन्म हुआ था 1216 ईस्वी के मध्य एशिया तुर्की कबीले में इसका जन्म हुआ था। इसका बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था बहाउद्दीन। इसका क्वेश्चन कई बार आता है कि इसका बचपन का क्या नाम था, तो इसका बचपन का नाम था बहाउद्दीन, और इसको खरीदा था आपका जलालुद्दीन बसरी। इसको खरीद कर लाता है आपके दिल्ली में। जो इसको खरीद कर लाएगा दिल्ली में, तो इल्तुतमिश जो था वो ग्वालियर का अभियान करने के लिए जा रहा था। ग्वालियर अभियान के दौरान 1231 ईस्वी में खरीदा, इसको बलबन को खरीदा, और खरीद कर अपने राज दरबार में एक खास पद दिया इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने इसको कब खरीदा? 1231 में। इल्तुतमिश ने इसको 1231 ईस्वी में खरीदा, और खरीदने के बाद से किस अभियान के दौरान खरीदा था? यह ग्वालियर अभियान के दौरान। एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो इसको खरीदा था, इसको एक खास पद दिया, उसको कहा जाता है खासदार। एक खासदार होता है, ये पद दिया इल्तुतमिश ने। इसके बाद जो आती है रजिया, रजिया जो थी, रजिया ने इसको जो पद दिया था अमीर शिकार, यानी रजिया के शिकार के जो व्यवस्था करने वाला होता तो इसको अमीर शिकार कहा जाता था। इसके बाद देखेंगे आप, इसी के इल्तुतमिश के वंश के एक और आएगा आपका नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद ने इसको एक नया पद दिया, नाइब ए मुमलिकात। ध्यान देने योग्य बात है कि नाइब ए मुमलिकात जो पद था, इसको बहराम शाह ने गठन किया था, और ये जो नाइब ए मुमलिकात पद है, नायब मुमलिकात जो पद है, यह पद राजा के बाद से सबसे महत्वपूर्ण पद है।
ये राजा के बाद जो पावर जिसके पास सबसे अधिक होता था नायब मुमलिकात के होता था, और सबसे अधिक उत्कर्ष इसको नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में होता है। हालांकि बलबन ने अपने पुत्री के विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, एक बार और ध्यान दें, बलबन को इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर अभियान 1231 में खरीदा और खासदार पद दिया, मतलब खास अंगरक्षक को अपना बनाया। रजिया ने इसको पद दिया अमीर शिकार, और धीरे धीरे इसका पद बढ़ता रहा। सबसे उत्कर्ष पर जब पहुंचा वो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में पहुंचा और नायब मुमलिकात पद मिला। देखेंगे बलबन ने अपने पुत्री के विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया और अंत में नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर स्वयं 1265 ईस्वी में, यानी इसको हटाता है 1266 ईस्वी में गद्दी पे आसीन होता है। तब यहाँ से हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड रहा इसका, इसको हम देखेंगे और इसको देखते हैं। जो बलबनी है, बलबनी वंश का नींव रखने वाला था गयासुद्दीन बलबन, और इसका जो टाइमिंग होगा 1266 से लेकर 1287 एडी तक ये आपके गद्दी पे बैठा रहा। जाओ देखेंगे गयासुद्दीन बलबन का जन्म होता है 1216 में मध्य एशिया में और तुर्की कबीले में होता है। मंगोलों का जब मध्य एशिया पर आक्रमण हुआ तो अपने परिवार से बिछड़ गया, और बिछड़ गया तो इसको जलालुद्दीन बसरी ने इसको खरीदा ना। इसका बचपन का नाम था बहाउद्दीन, ठीक है ना, इसका बचपन का नाम था बहाउद्दीन। और आगे देखते हैं जब जलालुद्दीन बसरी ने इसको खरीद कर कुछ समय बाद इसको लेकर आएगा, दिल्ली लाएगा, और जब दिल्ली लाएगा तो इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर अभियान के दौरान 1231 ईस्वी में इसको खरीदा, और खरीदने के बाद एक महत्वपूर्ण पद दिया, खासदार बनाया, अपने को अंगरक्षक का अधिकारी बनाया, ठीक है ना। उसके बाद इसकी पुत्री गद्दी पर बैठेगी रजिया, है ना, तो रजिया ने इसको पद दिया था अमीर शिकार, इस पद दिया था। फिर बाद में आगे चल के राजा आएगा नासिरुद्दीन महमूद, इसने नायब मुमलिकात के पद दिया। बलबन का चरमो उत्कर्ष होता है सबसे अधिक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाएगा और हटाने के बाद स्वयं शासक बनेगा, ठीक है ना। अब इसको शासक के बारे में देखेंगे। बलबन, जो बलबन है शासक बनता है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक, ये क्या होता है, यह शासक बनता है, शासन काम करता है। बलबन नासिरुद्दीन महमूद को पद से हटाकर और गद्दी पे आसीन हुआ, ठीक है ना, गद्दी पे आसीन हुआ। अब यहां देखने बाद जब गद्दी पर बैठा तो उसने उपाधि का लिया। उपाधि के बारे में देखेंगे तो उसको गादी पर बैठते गयासुद्दीन का उपाधि लिया। गयासुद्दीन, कौन सा उपाधि लिया, गयासुद्दीन का उपाधि लिया। और एक और उपाधि लिया जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का उपाधि लिया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब या ईश्वर का छाया। उसके बाद से एक और उपाधि लिया था नियामते खुदाई। नियामते खुदाई का उपाधि लिया। नियामते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ध्यान देना। जिल्ले इलाही का मतलब पूछते हैं, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब। नियामते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है ना, याद रखिएगा। नासिरुद्दीन महमूद इसका दामाद था, उसने एक उपाधि दिया था वो उल्लू खां का, उल्लू खां का उपाधि दिया था। कभी टाइम पूछे तो 1249 ईस्वी में इसका नासिरुद्दीन महमूद ने उल्लू खां की उपाधि दिया। तो ये चार आपको उपाधि याद रखना होगा। गयासुद्दीन जब 1266 में गद्दी पर आसीन हुआ तो गयासुद्दीन का उपाधि लिया, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। जिले इलाही का उपाधि लिया, नियामते खुदाई का, और उल्लू खां की उपाधि दिया था नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन आता है कौन दिया था। जब ये गद्दी पे बैठता है तो पहली बात ये कि शासक के लड़का था ही नहीं, ये अचानक गद्दी पर बैठता है। और जब गद्दी पर बैठता है तो दिल्ली में देखते हैं जनता इसके प्रति विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह कर देता है। तब इसने एक राजत्व सिद्धांत दिया, ये इंपॉर्टेंट है।
राजत्व सिद्धांत, ये जो राजत्व सिद्धांत दिया, यहां से क्वेश्चन आता है कि राजत्व सिद्धांत पहली बार दिल्ली पे कौन दिया? तो पहली बार राजत्व सिद्धांत देने वाला आपका था बलबन। जियाउद्दीन बर्नी कहता है, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि बलबन जब गद्दी पर बैठा तो दिल्ली में विद्रोह हो गया, तो राजत्व सिद्धांत दिया। और राजत्व सिद्धांत में इसने कहा कि मैं जो सुल्तान का पद पाया हूं वह षड्यंत्र के द्वारा नहीं, ईश्वर के कृपा से पाया हूं, ईश्वर ने मुझे दिया। एक कोटेशन पूछता है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने कहा था मैं जो ये पद षड्यंत्र से नहीं ईश्वर के से कृपा से पाया हूं, तो वो होता है बलबन। और लोगों को बताता है कि जिस तरह आप ईश्वर का सम्मान करते हैं उसी तरह राजा को भी सम्मान करना चाहिए, है ना। ये कहते हुए अपने आप को एक ईरान वंश का वंश होता है अफरासियार, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अफरासियाद। अफरासियाद ईरान में एक वंश है अफरासियाद। अपने ये जो वंश है ईरान का जो अच्छा वंश था, बढ़िया वंश था, है ना, प्रतिष्ठित वंश था, तो अपने आप को कनेक्शन इससे जोड़ता है कि संबंध इससे स्थापित करता है मैं उस वंश से जुड़ा हुआ हूँ, और अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, ठीक है ना। ये सब करते हुए और श्रेष्ठ बताते हुए अपने राज्य ईरानी पद्धति के अनुसार, फारसी पद्धति के अनुसार ठाट बाट से अपने राज्य करने लगता है। तब देखते हैं ईरानी यानी फारसी पद्धति के अनुसार फारसी पद्धति के अनुसार भारत में दो प्रकार का ये प्रथा चलाता है। एक चलाता है सिजदा, है ना, और दूसरा चलाता है पैबोस। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, बलबन अपने आप को कहता है कि हम अफरासियाद वंश से हैं और श्रेष्ठ बताता है, और अपने राज्य में जिस तरह फारस में या ईरान में जिस तरह से राज दरबार में ये सिद्धा पैबोस चल रहा तो फारसी, है ना, फारसी पद्धति से यहाँ शुरू करता है सिजदा। सिजदा प्रथा क्या होता है कि राजा के सामने जब भी जाएंगे तो घुटने पे झुककर सलाम करेंगे, है ना। आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे या कोई धारावाहिक देखते होंगे राजा वाला, तो वहां देखते होंगे झुक कर घुटने पे सलाम किया जाता है, तो घुटने पे झुक कर सलाम किया जाता है सिजदा। और पैबोस होता है, जो पैबोस होता है जहाँ राजा बैठा हुआ था उसको दंडवत एकदम जमीन पर लेट कर राजा को पैर के चूमना, ये पैबोस होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसा कौन सा राजा है जो फारसी पद्धति पर सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए? बलबन था। बलबन ने एक और काम किया, नौरोज त्योहार शुरू किया। नौरोज, इसने नौरोज त्योहार शुरू किया। ये नौरोज त्योहार क्या है? नौरोज त्योहार शुरू किया था, जिस तरह आप हिंदू धर्म में देखते हैं कि नवरात्र 9 दिन का होता है और लास्ट दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईरान में, फारस में भी ऐसे ही होता था। 9 दिन तक लोग व्रत मनाते थे और 9वें दिन बड़ी धूमधाम से मनाते थे। तो यहाँ भी बलबन ने इसको शुरू किया नौरोज, और नौरोज त्योहार और 9वें दिन बड़ी धूमधाम से मनाता है। आगे हम लोग देखेंगे जब मुगल काल में एक जहांगीर आएगा, नाम सुनेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, जहांगीर आएगा तो जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को नौरोज त्योहार में ही उसका दर्शन हुआ था। पहली बार नूरजहां से वो मिलता है नौरोज त्योहार, जिसकी शुरुआत करने वाला बलबन ही था। तो बलबन ने 3 पद्धति को यहाँ पे शुरू किया था, सिजदा, पैबोस और नौरोज। ये तीनों आपको याद करना होगा, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद देखेंगे जब ये गद्दी पर आसीन होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया, है ना। यहाँ के अमीर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अमीरों को दबाने के लिए उसने एक कार्यक्रम चलाया, है ना। और उसके पहले हम बताएंगे कि इल्तुतमिश ने एक संस्था के गठन किया था, उसको कहा जाता है तुर्कान चिहलगान। तुर्कान ए चिहलगान, इसको चालीसा भी कहा जाता है। तुर्कान ए चिहलगान का गठन किया था इल्तुतमिश। इसमें 40 तुर्क गुलाम सरदार हुआ करते थे। इल्तुतमिश ने अपने गुलामों को, जो तुर्क के रहने वाले थे, 40 को मिलाकर एक काउंसिल बनाया,
परिषद बनाया, ऐसी परिषद के द्वारा उसने अपने शासन चलाता था, सलाह लेता था। ये जरूरी नहीं था कि इल्तुतमिश इसके सलाह को माने। शुरुआत में इल्तुतमिश के समय इसका कोई खास वर्चस्व नहीं था, लेकिन जैसे इल्तुतमिश मरा उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, नकरुद्दीन हुआ, है ना, रजिया हुआ, बहराम हुआ, ये सब जितने लोग हुए उस पे ये हावी हो गया। जिसको चाह रहे थे उसी को गद्दी से उतार रहे थे, जिसको चाह रहे थे सुल्तान बना रहे थे। बलबन भी इसी का एक मेंबर था। और बलबन ये जान रहा था कि जब तक ये संस्था रहेगा तब तक मैं शासन सही से चला नहीं पाऊंगा, इसलिए वो सोचा कि संस्था को समाप्त किया जाए। और तुर्कान चिलगान को समाप्त करने के लिए इसने लौह और रक्त नीति का पालन किया। लौह और रक्त नीति का जो पालन किया था बलबन ने इस संस्था को समाप्त करने के लिए। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लौह और रक्त नियम का पालन कौन किया था, तो बलबन ने किया था। किस लिए किया था? तुर्कान चिलगान संस्था को समाप्त करने के लिए। क्या करता था कि तुर्कान चिलगान संस्था के मेंबरों को अपने पास बुलाता था और उससे पूछता था कि इसको समाप्त किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे सरदार थे, अमीर थे, वो चाह रहे थे इसको समाप्त किया जाए, उसको तो छोड़ दिया, उसको कहीं का जागीर दे दिया और जागीर वहां अमीर बना के छोड़ दिया। लेकिन तुर्कान चिलगान के कुछ ऐसे मेंबर से लगभग 30 के आसपास में, तो ये नहीं चाह रहे थे कि इसको समाप्त किया जाए। तो बलबन ने क्या किया, इस नीति के अनुसार उनको सबको मरवा दिया और ये तुर्कान चिलगान को समाप्त कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुर्कान चिलगान को समाप्त करने वाला कौन था? बलबन था। और किस नीति के पालन किया? लौह और रक्त नीति का पालन किया। तो ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इस तरह से आपको हम लोग ये देखेंगे, ये समाप्त किया। अब दिल्ली में षड्यंत्र धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि तुर्कान चिलगान संस्था को इसने समाप्त कर दिया। उसके बाद देखेंगे जो इसको समाप्त कर दिया तो उसके और अन्य राज्य क्षेत्र में कुछ इसके बारे में विद्रोह होने लगा, बुराइयां चलने लगी, तो उसने एक बरीद विभाग का गठन किया था, दीवाने बरीद। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि दीवाने बरीद क्वेश्चन आएगा, दीवाने बरीद विभाग का गठन कौन किया था? तो बलबन ने किया था। ये काम करने के बाद, इसको दमन करने के बाद उसके राज्य में जो विद्रोह की भावना था उसे अपने जासूस के अनुसार, है ना, गुप्तचरों के हिसाब से पता करके उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद से इसको समाप्त किया और एक विशाल सेना का गठन किया, एक सेना आयोग बनाया, एक सेना विभाग बनाया जिसे कहा जाता है दीवाने अर्ज, है ना। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऐसा काम कर रहा है, विद्रोह बहुत हो रहा है इसके दरबार में, तो राज्य में भी होने लगा, तो इसको समाप्त करने की अस्थाई सेना चाहिए था, इसलिए एक अस्थाई विभाग बनाया, दीवाने अर्ज। तो ये नया विभाग होगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि दीवाने अर्ज विभाग का गठन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? बलबन ने किया था। ये अस्थाई गठन किया था, ठीक है ना। और इस विभाग को जो मुखिया बनाया, जिस विभाग को दिया, इसका अधिकारी बनाया था इमादुल मुल्क। तो क्वेश्चन कई बार आया था, दीवान अर्ज विभाग के प्रमुख किसको बनाया था? इमादुल मुल्क को यह दीवान विभाग का प्रमुख बनाया था, ठीक है ना, याद रखना। और इसको एक उपाधि दिया था, इमादुल मुल्क को उपाधि दिया था रावत ए अर्ज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि रावत ए अर्ज उपाधि किसका है? तो इमादुल मुल्क का है। और इसको उपाधि कौन दिया था? तो बलबन ने इसका उपाधि दिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कई बार आएगा कि दीवाने अर्ज का गठन कौन किया था? बलबन। दीवाने अर्ज किया था, एक सैनिक विभाग था, ये पहली बार है सैनिक विभाग के गठन किया है। और इस विभाग के प्रमुख किसको बनाया? इमादुल मुल्क को बनाया था, ठीक। और इमादुल मुल्क को उसने एक उपाधि दिया था रावत अर्ज। ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना। ये बहुत सी चीजें होता है जो हमारे परीक्षा में कई बार आया हुआ है ना। इसको हम लोग देखते रहेंगे। इसके बाद से इसने देखेंगे, इसके समय में बहुत विद्रोह होता है ना, इसके समय में बहुत विद्रोह होता है। उसमें एक विद्रोह आप बताएंगे हम आपको,
बंगाल का विद्रोह। बंगाल का जो विद्रोह हुआ ये 1279 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1279 ईस्वी हुआ, 79 में हुआ था। और बंगाल का उस समय जो सूबेदार था उसको कहा जाता तुगरिल। क्या कहा जाता था? तुगरिल खां। तुगरिल खां ने बंगाल में अपने आप को राजा घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया और गद्दी पे बैठा। मुगुसुद्दीन के नाम से। ध्यान देने योग्य बात है कि बंगाल का उस समय सूबेदार था तुगरिल खां, और तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया और अपने आप को राजा घोषित किया। मुगुसुद्दीन के नाम से गद्दी पे बैठ गया। बंगाल के शासक अपने आप को घोषित कर दिया, ठीक है ना, बंगाल के शासक घोषित कर दिया, है ना, मुगुसुद्दीन अपने उसी नाम से बैठ गया। अब यह बात पता चला बलबन को, तो बलबन इस विद्रोह को दबाने के लिए अवध का एक अमीर था उसको भेजा। अवध के उस समय अमीर था अमीन खां ना। तो अवध के अमीर अमीन खां को बंगाल भेजता है तुगरिल खां को विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन जब वहां जाता है तो अमीन खां तुगरिल से हार जाता है। जब हार जाता है तो अमीन खां वापस ये दिल्ली आएगा बलबन के पास। तो बलबन इससे नाराज हो गया और अमीन खां को गर्दन कटवा दिया, यानी मार दिया, गर्दन कटवा दिया और गर्दन कटवा कर इसके अवध के गेट के सामने टंगवा दिया। तो क्वेश्चन आता है कि जब बंगाल में विद्रोह हुआ तो बलबन ने सबसे पहले किसको भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए? तो अवध के अमीर अमीन खां को। लेकिन अमीन खां हार गया तो बलबन ने इसको गर्दन कटवाकर, सिर कटवाकर अवध के गेट के सामने टंगवा दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई किसका, बलबन ने किसका सिर कटवा कर अवध के गेट के सामने टंगवाया था? तो क्या हो जाएगा? अमीन खां। जब हार गया तो इसके बाद दूसरे को भेजा गया बहादुर खां को। बहादुर खां को भेजता है यह तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए। जब यह विद्रोह दबाने के लिए गया दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तुगरिल खां जीत जाता है और बहादुर खां हार जाता है। बहादुर खां फिर हार जाता है तो वापस से बलबन के पास नहीं जाता। उसको मालूम है बलबन के पास हम जाएंगे तो कुछ ना गड़बड़ करेगा, मुझे भी मार देगा। ये वहां से भाग जाता है, ये वहां से भाग जाता है और भागकर चला जाता है दूसरा जगह। यह सूचना जब बलबन को मिलता है तो बलबन स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल के लिए कूच कर देता है, बंगाल के लिए चल देता है। बलबन अपने पुत्र साथ में बुगरा खां को भी ले लेता है। बलबन प्लस उसका पुत्र बुगरा खां, ये दोनों लोग बंगाल जाते हैं विद्रोह को दबाने के लिए। जब ये सूचना सुनता है तुगरिल खां कि बलबन आ रहा है विद्रोह को दबाने के लिए, तो बलबन के डर से तुगरिल खां ये बंगाल छोड़कर स्वयं भाग जाता है और भाग कर जाजनगर जाता है। जाजनगर मतलब उड़ीसा, जाजनगर भाग जाता है और वहां से भागकर ये जाकर जंगलों में चला जाता है। वहां से भागकर जंगलों में चला जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। लेकिन बलबन का एक अधिकारी था, अल्ली नाम था उसका। बलबन के एक अधिकारी था, अल्ली नाम था, और अल्ली ने इसके पीछा किया, यानी तुगरिल खां को पीछा किया और अंत में जंगल में अल्ली ने उसको तुगरिल खां को हत्या कर दिया। हत्या करके वापस जब दिल्ली आया और आके बलबन से बताया कि तुगरिल खां मारा गया, तो इससे खुश होता है, यानी उस समय यह खुश होता है और अल्ली को तुगरिल कुश का उपाधि देता है। तुगरिल कुश, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि तुगरिल कुश की उपाधि किसको दिया गया था? अल्ली को दिया गया था। और उपाधि कौन दिया था? तो बलबन ने दिया था, है ना। तो तुगरिल कुश की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन आपके आता है। जब तुगरिल खां मारा गया तो बलबन ने बुगरा को बंगाल का उपराज्यपाल बनाया और उपराज्यपाल बना के वहां से वापस ये आएगा, दिल्ली आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे अपने पहले विद्रोह को इसने समाप्त कर दिया। तो इसको एक रिवीजन कर ले, अब तक हम लोग क्या पढ़े थे। हाँ,
हाँ, बलबनी वंश हम लोग पढ़ रहे थे और रिवीजन कर रहे हैं। जो बलबनी वंश है, बलबनी वंश का नींव रखा था आपका बलबन। ठीक, बलबन जब गद्दी पर बैठा तो ग्यासुद्दीन की उपाधि लिया, ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा और इसकी शासन होगा 1266 से 1287 ईस्वी तक। दूसरी बात देखेंगे, जो बलबन जो गद्दी पर बैठा तो बलबनी वंश का नींव रखा। और दूसरा बात यह है कि ये बलबनी किस जनजाति के था, तो इलबरी जनजाति के था। ठीक है ना, इलबरी जनजाति के था और गद्दी पे बैठा तो द्वितीय इलबरी वंश का नींव रखा। पहला इलबरी वंश का नींव रखा था इल्तुतमिश और द्वितीय इलबरी वंश का नींव रखेगा बलबन। तो चाहे इलबरी वंश कहिए, द्वितीय इलबरी वंश कहिए या बलबनी वंश कहिए, दोनों बात एक ही होगा क्योंकि यही नींव रखा था। तो इलबरी वंश किसने क्या किया था, नींव रखा था, सेकेंड इलबरी। इसका बलबन का जो जन्म हुआ था 1216 ईस्वी में हुआ था, मध्य एशिया में हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था, तुर्की कबीले में हुआ था। इस कबीले का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी बन सकता है आपके परीक्षा में कि बलबन का जन्म किस कबीले में हुआ था, तो तुर्की कबीले में हुआ था। अब इस समय देखेंगे मंगोलों का आक्रमण होता है। जब मंगोलों का आक्रमण होगा इस क्षेत्र में, मध्य एशिया क्षेत्र में, तब बलबन अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और जब बिछड़ जाता है तो वहाँ एक व्यापारी था जलालुद्दीन बसरी। जलालुद्दीन बसरी ने इसको खरीदा और खरीदने के बाद से इसको कुछ समय बाद दिल्ली लाएगा। इसका बचपन का नाम था, बलबन का बचपन का जो नाम था, ये मिस्टेक था, इसका जो बचपन का नाम था उसका नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था, बहाउद्दीन इसका बचपन का नाम था। अब आगे हम लोग देखे हैं, जब इसको खरीद लिया था जलालुद्दीन बसरी, इसको लेकर आया कुछ समय बाद दिल्ली। जब दिल्ली कुछ समय बाद लेकर आता है तो दिल्ली में देखेंगे इल्तुतमिश 1231 ईस्वी में ग्वालियर का अभियान किया। इसका अभियान किया था ग्वालियर का अभियान किया था। उसी दौरान इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था और बलबन को खरीद कर उसने खासदार पद दिया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है इल्तुतमिश ने इसको कौन सा पद दिया था, तो खासदार का पद दिया था। बलबन के बाद देखेंगे यहाँ पर इल्तुतमिश के बाद से नुकरुद्दीन फिरोज शाह बैठेगा। ठीक है ना, उसके बाद से रजिया गद्दी पर बैठेगी। तो रजिया ने थोड़ा इसको पद में ऊपर किया और अमीर शिकार का पद दिया। अमीर शिकार का मतलब होता है कि शिकार की व्यवस्था करना। रजिया जब शिकार करने जाएगी तो ये आपका अमीर शिकार, इसको शिकार की व्यवस्था करता है। और भी रजिया के बाद से कुछ शासक होंगे, ऊंचे ऊंचे पद देते रहेंगे, धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस होता रहेगा। और नासिरुद्दीन महमूद आएगा। जब नासिरुद्दीन महमूद आएगा तो इसने नाइब मुमलिकात का पद देगा और नाइब मुमलिकात का गठन किया था बहराम शाह, है ना, बहराम से इस पद का गठन किया था। और ये पद ऐसा होता है कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। ये महाराजा का सारा अधिकार का प्रयोग कर सकता है ना, ये उसके बाद का होता है। और इस पद पर बैठा। और देखेंगे बलबन का चरमो उत्कर्ष, बलबन सबसे अच्छा पद पर कौन पहुंचा, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में सबसे अपने अच्छे पद पे पहुंचेगा। और बलबन ने अपनी पुत्री के विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर देगा। तो और इसका ओहदा ऊंचा हो जाएगा और राजपाट में इसको हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। नासिरुद्दीन महमूद के समय शासन करना वो खुद शुरू कर देता है। एक समय ऐसा आएगा 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन को पद से हटा देता है और खुद सुल्तान बन जाता है। तो खुद सुल्तान बन जाता है। देखेंगे सुल्तान बनेगा 1266 से 1287 ईस्वी तक हो। जब सुल्तान बनता है तो उपाधि क्या लेता है, ग्यासुद्दीन बलबन का यह उपाधि लेता है। जिले बाद में जिले इलाही का उपाधि लेगा। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी ईश्वर का छाया, ईश्वर के मैं प्रतिनिधि हूँ। निहाते खुदाई की उपाधि लेता है ना, ईश्वर का प्रतिनिधि। उल्लू खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद देगा, उसके दामाद देगा 1249 ईस्वी में। ये शासन करने लगता है। ठीक है ना, और जब ये गद्दी पे बैठता है तो इस समय दिल्ली में इसका विद्रोह होने लगेगा।
तो उसने राजत्व सिद्धांत दिया। इसका उल्लेख कौन करता है? जियाउद्दीन बर्नी करता है कि जब दिल्ली पे बैठता है तो इसके समय में दिल्ली में विद्रोह होता है, तो राजत्व सिद्धांत देता है कि जो मैं सुल्तान का जो पद पाया हूँ षड्यंत्र के द्वारा नहीं, ईश्वर मुझे दिए हैं, ईश्वर की कृपा से पाया हूँ, इसलिए इस पद का आप लोग सम्मान कीजिए। और अपने आप को अफरासियार सियाद वंश से जोड़ता है, श्रेष्ठ जोड़ता है, और उसी के अनुसार फारसी पद्धति के अनुसार भारत में कुछ प्रथा चालू करता है। सिजदा, सिजदा मीन्स होता है कि राजा के सामने झुककर घुटने पे सलाम करना, और पैबोस मीन्स होता है एकदम लेट कर राजा को पैर को चूमना। और नवरोज त्यौहार जो शुरू करता है नवरात्र की तरह होता है, और 9वें दिन बड़ी धूमधाम से नवरोज त्यौहार मनाया जाता है। तो 3 ऐसे त्यौहार है जो आपको क्या करना होगा, याद, 3 ऐसा जो प्रथा चला है उसको याद करना होगा। ये सारे काम करता है। इसके दौरान आप देखेंगे यहाँ पर विद्रोह, यहाँ पे जब तुर्कान चियलगान, हाँ देखे ध्यान दे, बलबन खुद इसका मेंबर था, तुर्कान चियलगान का मेंबर खुद इसका था, और वह जान रहा था कि जब तक ये संस्था रहेगा कोई भी शासक सही से काम नहीं कर पाएगा, लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। तो उसने कहा कि यार इस तुर्कान चियलगान को समाप्त कर दिया, और समाप्त किया किस नियम से? लौह और रक्त के नियम से इसको समाप्त करता है। और समाप्त करने के बाद से ध्यान देने, एक उसकी पूरे राज्य में विद्रोह की भावना हो जाती है, बुराई होने लगता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए एक विभाग गठन करता है, गुप्तचर विभाग, इसको दीवाने बरीद कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में आता है आपके परीक्षा वगैरह में। उसके बाद देखेंगे उसने, अब उसकी अस्थायी सेना की जरूरत थी तो इसने एक सेना विभाग बनाया, दीवाने अर्ज। ध्यान देने, क्वेश्चन कई बार आता है कि नया विभाग का गठन करने वाला कौन था? दीवाने अर्ज। और दीवाने अर्ज को मुखिया किसको बनाया जाता है? इमादुल मुल्क को ये मुखिया बनाता है, प्रमुख बनाता है, और इमादुल मुल्क को उपाधि देता है, रावती अर्ज की उपाधि इसने देता है। ठीक है ना, ये सारे चीजें होता है। हाँ, विद्रोह इसके समय भी शुरू होता है। तो बलबन के समय में 1279 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह होगा, और कौन करेगा? तुगरिल खां करेगा। तुगरिल खां अपने आप को मुगुसुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठ जाता है, सुल्तान बन जाता है, और कहता है मैं शासक हूँ, और बंगाल से दिल्ली के लिए कर भेजना बंद कर देता है। तो ये पता बलबन चलता है। तो बलबन ने सबसे पहले अवध के अमीर अमीन खां को भेजता है, लेकिन अमीन खां इस विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। तो बलबन क्या करता है? अमीन को सिर को कटवा कर अवध के गेट पे टंगवा देता है। उसके बाद बहादुर खां को भेजता है, तो बहादुर खां भी इसको विद्रोह को दबाने में असफल होता है, तो ये भी वहां से भाग जाता है, ये उसके पास नहीं जाता है, बलबन के पास। उसके बाद बलबन स्वयं, बलबन देखेंगे, बलबन स्वयं ही आपको देखते हैं कि आता है अपने पुत्र बुगरा खां के साथ, और जैसे ही सोचता है तुगरिल कि वो आ रहा है तो जाजनगर भाग जाता है, उड़ीसा भाग जाता है, और वहां से जंगलों में भाग जाता है। तो बलबन तो वहां से वापस आ गया, लेकिन उसके पीछा अली करता है। अली ने तुगरिल खां को हत्या कर देता है। हत्या करके वापस जाता है, तो तुगरिल उसका उपाधि इसको दिया जाता है बलबन को। क्वेश्चन आता है कि इसको उपाधि कौन दिया था? तो बलबन ने दिया था अली को, और बुगरा खां को उपराज्यपाल बना देता है बंगाल का। ठीक है ना, ये चीज हम लोग आज देखें। ठीक है ना, ये सारे चीज हम लोग देख चुके हैं। अब आज के लिए इतना, शेष मिलते हैं कल, इसके आगे कल देखा जाए। इसका और से विद्रोह होगा, इसके द्वारा और भी जो कार्य किया गया है, प्रशासनिक कार्य किया गया है, राजनीतिक कार्य किया गया, आक्रमण किया गया है, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।